दिन इस देश में राम राज्य नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पूर्णवास नीति का ऐलान। नक्सलवाद को कम करने का प्रयास जारी, कहा कोशिश करने वालों की नहीं होती हार। कोंडागांव में ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का होगा प्रयास। स्वयंसेवक बच्चों से परिजनों से कर रहे चर्चा। बसना में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आया नजर। अवैध अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। तालाब किनारे बने 31 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर का एक्शन। कोरबा में चौक चौराहों पर पुलिस ने किए पेट्रोलिंग। 12 मालवाहक गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई। 30,000 समन शुल्क किए जमा। बलरामपुर में चौंका देने वाला मामला आया सामने। जादू टोना के शक में एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा गया जेल। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों के मामलों को लेकर क्राइम एसएसपी संदीप मित्तल ने हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि किस केसों में ज्यादा कठिनाई और चैलेंज आते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लगातार रूबरू हो रहे हैं, ऐसे में आज बात करते हैं रायपुर राजधानी में क्राइम की क्या कुछ स्थिति है। इसके लिए आज हम जा पहुंचे हैं क्राइम एएसपी संदीप मित्तल जी के पास। सीधा उनसे जो है संवाद करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, देखा जाता है कि राजधानी रायपुर में लगातार क्राइम के रेट जो है, हालांकि चाकूबाजी के जितने भी मामले उनमें कमी आई है, लेकिन अभी भी जो छिटपुट जितने भी मामले होते हैं वो सामने निकल कर नजर आते हैं। उनके लिए क्या कुछ जो है पुलिस प्रशासन करती नजर? लगातार ये देखने में आया है कि जो भी इस प्रकार की चाकूबाजी घटनाएं करते हैं वो किसी न किसी प्रकार का सूखा नशा या शराब या इस प्रकार के हैबिचुअल रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अभी जो हमारे एसपी सर ने एक निजात प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत हम लोग लगातार सिंथेटिक ड्रग्स, गांजा, शराब इत्यादि के ऊपर में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने दिल्ली से एक जो रायपुर में सिंथेटिक ड्रग की सप्लाई करता था उसके पूरे नेक्सस को भंग किया है। तो जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर लगाम लगाएंगे, ऑटोमेटिक ये चाकूबाजी या शहर में जो और अव्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं इनके ऊपर कंट्रोल होगा। और हम उसके परिणाम देख भी रहे हैं कि जितना ज्यादा हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है उतना ज्यादा चाकूबाजी आदि घटनाओं में कमी भी आ रही है। पर इसमें अभी एक लंबी यात्रा करनी है, बहुत सारी कार्रवाई करने की जरूरत है और इन नेक्सस को पूरी भंग करने की जरूरत है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करें साइबर क्राइम की, तो देखा जाता है कि ज्यादातर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गांव देहात के लोग होते हैं, उनके साथ इस तरीके का मामला सामने निकल कर आता है। और देखा जाता है कि जो साइबर ठगी होती है उसमें लोगों को देखा जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा एक नेट वेब होता है, उससे लोगों को निकालने के लिए क्या कुछ जो है प्रयास किया जाता है? इसमें दो स्तर में हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक तो हमारा इन्फोर्समेंट का लेवल होता है और दूसरा हम जो जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में आज हम लोग फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार अवेयरनेस के छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स वगैरह, फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। और इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग जो लगातार आजकल विशेष तौर पे मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो साइबर ट्रेडिंग के नाम पे ठगी हो रही है, जिसमें लोग एक लिंक वगैरह भेजते हैं, लिंक भेजने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, कुछ उनसे शेयर की खरीदी भी करवाते हैं। खरीदी करवाने के बाद उनको कुछ न कुछ लाभ भी देते हैं और धीरे धीरे वो उनको अपने विश्वास में लेकर एक दिन अचानक से उनका एक बहुत बड़ा राशि उनसे इन्वेस्ट करा लेते हैं। फिर धीरे से वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी बंद हो जाता है, वो अकाउंट में भी जो है किसी प्रकार का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। तो इस प्रकार से लोग बड़ी धनराशि के मामले में ठगी का शिकार हो जाते हैं। बैक टू बैक हमने कई इसमें अभी एफआईआर किए हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके जो आरोपी हैं जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में हों, क्योंकि कार्रवाई और जागरूकता दोनों इसके पार्ट हैं।
अब बात करें ऑनलाइन ठगी की तो देखा जाता है कि ब्लैकमेलिंग के केसेस भी बीच में काफी ज्यादा सामने जो निकल कर आए थे, जिसमें देखा गया कि लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉल्स आते हैं जिसके जरिए जो है फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे की जो है मांग की जाती है। इस तरीके के केसेस में किस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं? जनरली आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी पुलिस का या क्राइम ब्रांच का फोटो लगाता है और फोटो लगाकर कहीं न कहीं से किसी का नंबर, आजकल हम लोग अपनी सूचनाएं, आम जनता अपनी सूचनाएं मॉल में या कहीं पर भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई चीज बुकिंग करते हैं तो इजीली दे देते हैं। अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना परिवार का डिटेल, ये उन्हीं सोर्स से ये सब अपनी हम लोगों की सूचनाएं प्राप्त करते हैं लोगों की। वहां से फिर वो फोन के माध्यम से अचानक से लोगों का एक व्यवहार होता है कि तुरंत अगर उन्हें कुछ इस प्रकार के अकस्मात में डाला जाए तो वो हड़बड़ी में रिएक्ट करते हैं। तो आपको सामने से कोई व्यक्ति फोन करता है, आपका रिश्तेदार या आपका बेटा इस प्रकार के केस में फंस गया है और फंसने के बाद जो है आप तुरंत मेरे को कुछ हम उसको छोड़ देंगे, पैसा प्रोवाइड कीजिए। ये सभी प्रकार के +92 सीरीज से ये फोन आते हैं। ये सब फेक कॉल हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई फोन के माध्यम से व्यक्ति आपका गोपनीय डेटा लेकर किसी प्रकार से भी आपसे आर्थिक कोई भी चीज डील करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले इसकी सूचना 1930 नंबर पे या साइबर पुलिस पोर्टल है हमारा, उस पर, या आपके नजदीकी जो भी थाना हो या क्राइम ब्रांच हो उसको सूचित करें। किसी भी प्रकार से चीजों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से फोन नहीं करता है। ये अनावश्यक इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम का इस्तेमाल करके लोग इसको ठगी के रूप में कर रहे हैं। बात करें राजधानी रायपुर की और या फिर पूरे देश की, तो महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है देखा जा रहा है कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आता है और इसके जो संचालक हैं लगातार एक चेन में, एक पैनल में काम करते हैं और कई सारे पैनलों को आपने पकड़ा भी है। साथ ही में युवा इसमें सबसे ज्यादा जो है फंसते नजर आते हैं इस महादेव सट्टा ऐप के जो जाल में। उसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से निकालने का प्रयास है और अभी तक कितनी कार्यवाही इस पर हो चुकी है? लगभग 9 अलग अलग मामले हमने अभी इसमें रिकॉर्ड किए हैं विगत 2 महीने में। उससे पूर्व में भी कई मामले में कार्रवाई की गई है। लगभग 70 आरोपियों को हमने पुणे, कलकत्ता इत्यादि शहरों से गिरफ्तार किया है। तो हमको जो देखने में आया है कि ये जो एक नेक्सस है, इसमें एक कोई व्यक्ति पैनल को प्राप्त करता है किसी से, पैनल का संचालन करने के लिए वो कई लोग को नौकरी पे रखता है और ये विशेष तौर पे ये नौकरी करने वाला जो उम्र है ये 21, 22, 23 वर्ष या कहीं पर विश्वविद्यालय में कोई स्टूडेंट वगैरह, ये लोग उसका संचालन करते हैं और संचालन करने के बाद उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कस्टमर उनको अवेलेबल हो जाते हैं। इनके सारा जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, हमको इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम चला कि ये बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स बनाए गए हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं है किसी अकाउंट में इतना पैसा फ्लो करने की। तो एक ये रैकेट भी काम कर रहा है इसमें कि कुछ जो नीडी लोग हैं उनसे उनका प्राइवेट डेटा लेके बैंक में अकाउंट खुलवाया जाए। ऐसे भी 3 लोगों की हमने अभी गिरफ्तारी की है। तो लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो इसमें गिरफ्तारी की जा रही है, इसके ऊपर रेड कार्रवाई की जा रही है, इसका परिणाम यह निकला है कि इसका जो संचालन अब दूसरे राज्यों में बैठकर किया जा रहा है, लेकिन लगातार हम लोगों ने वहां पर भी अभी कार्रवाई की है। क्राइम की दुनिया की अगर बात करते हैं तो मास्टरमाइंड आपको कहा जा सकता है। कोई ऐसा केस हो क्राइम से रिलेटेड जिसे सॉल्व करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जब वो पूरा हुआ हो तो काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई हो? कोई ऐसा केस आपका अभी तक हुआ? लगातार हम लोग क्राइम ब्रांच में जो भी केस डील करते हैं अपने आप में कुछ न कुछ नए पैटर्न का होता है। पर विगत दिनों हम लोगों ने जो एक मनी हाइस्ट वेब सीरीज की तर्ज पे जो ड्रग पेडलिंग और उसका सप्लाई का यहाँ पर कार्य हो रहा था, उसको हम लोगों ने जो पकड़ने में सफलता हासिल की। लगभग 1 महीने से हमारी टीम इसमें लगातार वर्क कर रही थी। हमारी टीम एक प्रोफेसर को खोज रही थी और एक लूसीफर को खोज रही थी, पर अंततः हमने उसको रेड करके, और चूंकि ये भी कम उम्र के ही लड़के हैं और बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अलग अलग अकाउंट बना के उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन, पर अंततः हम इसको क्रैक करने में सफल रहे। और इसका जो ट्रेल है वो हम पूरे इसके ट्रेल को, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन है, उन्हीं के आदेश पे हम इस पूरे ट्रेल को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न जगहों पर आपकी पोस्टिंग हुई है, जैसा कि आपसे जब चर्चा की तब हमने जाना। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी काम करने के लिए? रोमांचक कहाँ पर लगता है? राजधानी रायपुर की कमान संभालने में लगता है या फिर कोई ऐसी जगह है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो काम करने के मामले में? हर जगह की अपनी डिमांड रहती है। मैं पहले 2014 बैच का मैं डीएसपी हूँ। प्रोबेशन मेरा सूरजपुर में हुआ। सूरजपुर के क्षेत्र की एक अलग डिमांड थी, वहां पर हमने परफॉर्म किया। फिर मेरा पोस्टिंग कोरबा में एसडीओपी के तौर पे हुआ
वहां से फिर मैं मानपुर गया। मानपुर के बाद मैं जांजगीर चांपा में डीएसपी ट्रैफिक के तौर पे काम किया। वहां से फिर मेरी पोस्टिंग कुनकुरी हुई। फिर मैं कुनकुरी में ही एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन में एडिशनल एसपी के रूप में वहां पर मेरे को नक्सल ऑपरेशन के रूप में सुकमा में वहां से गया मैं, और वहां से अपने नौकरी के पड़ाव में अगले पड़ाव में रायपुर पहुंचा हूं। तो हर एक जगह की अपनी डिमांड थी और हमने अपने प्रोफेशनल बिहेवियर से उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अब अभी रायपुर में आए हैं तो यहाँ के जितने भी क्राइम के केसेस हैं हम इसको भी बहुत अच्छे से डील करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे साथी क्राइम ब्रांच के सभी सदस्य, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहता है और जैसा ही भी उनके तरफ से बताया जाता है हम उसको परफॉर्म करते हैं। एक आखिरी और अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि जब देखा जाता है कि हम क्राइम के जितने भी मामले होते हैं जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो देखा जाता है कि लोग जो है ज्यादातर देरी कर देते हैं पहुंचने में, साथ ही में बताने में कि क्या कुछ जो है उनके साथ घटा है। तो आपको राजधानी रायपुर में क्या कुछ चैलेंजफुल लगता है कि यहाँ पर काम करने में या फिर क्राइम देखने में, समझने में क्या कुछ चैलेंज जो है आपको महसूस होता है? मैं साइबर ठगी को लेकर ही बोलना चाहूंगा इसमें, क्योंकि साइबर ठगी में अक्सर ये होता है कि जितनी जल्दी हम पुलिस के पास पहुंचे या अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराएं तो एक तो होता है ठगी हो जाना और एक होता है ठगी के अमाउंट को रिकवरी करना। लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए अभी तक हम लोगों के बचा चुके हैं। ये उस कंडीशन में हुआ जब लोग घटना होने के तुरंत बाद हमारे पास पहुंचे। तो अगर साइबर ठगी के किसी मामले में लोग बिना देरी किए तत्काल, कई बार लोगों का यह मनोभाव होता है कि वो अपने घर परिवार में नहीं बताते या डरते हैं कि घर वाले हमको क्या बोलेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार की चीजें हो गई हैं तो तत्काल साइबर क्राइम को सूचित करना है ताकि हम आपके पैसे की रिकवरी कर सकें और जो भी इस प्रकार की घटना कर रहे हैं हम उसको पकड़ सकें। ये थे हमारे साथ क्राइम एएसपी संदीप मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में क्राइम के जितनी भी मामले आते हैं उन्हें संभालने के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही में सूखे नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए देखा जा सकता है कि निजात अभियान लगातार चल रहा है। साथ ही में साइबर क्राइम जो होते हैं उससे जनता को किस तरीके से बचाव करना चाहिए, जल्द से जल्द पुलिस के पास पहुंचना चाहिए, और साथ ही में महादेव सट्टा ऐप को लेकर के भी कई जानकारी और देखा जा सकता है कि इनके जीवन में किस तरीके से इन्होंने विभिन्न तरीके के केसेस देखे और रिसेंटली में जो केस इन्हें काफी ज्यादा जो है रोमांचक लगा उसके बारे में भी हमने जाना। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी। अगली खबर झाबुआ से है, जहां श्रीनाथ रेजिडेंसी में रहने वाले एक युवक ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने 1 महीने पहले ही पुलिस अधीक्षक और थाने पर आवेदन देकर मांग की थी कि कर्ज देने वाले मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। इस आवेदन में उसने उन व्यक्तियों का नाम भी दर्ज कराए थे। मृतक ने 15 दिन पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था, परंतु वो सफल नहीं हुआ। इस घटना के बाद प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मृतक पहले ही आवेदन दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसको साथ ही झाबुआ में इस तरह कर्ज पर लेने के मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सरगुजा संभाग के सभी जिलों से जिला शिक्षा अधिकारी, डीएफसी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसीसी उपस्थित रहे। कार्यशाला में संभागायुक्त ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ऊंचाइयां प्राप्त करने को लक्ष्य बनाएं और साथ ही सत्र में शिक्षा विभाग को कर्मठता के साथ कार्य का निर्वहन करना, शिक्षण स्तर में सुधार लाकर मिसाल करना और साथ ही कमजोर शैक्षणिक संस्थानों की मॉनिटरिंग करे जिससे रिजल्ट बेहतर हो।
सालाना उर्स के समापन अवसर पर बजमे मिल्लत कमेटी ने बड़े धूमधाम से जुलूस निकाला और साथ ही धमाल पार्टी ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले मजार शरीफ पर सालाना उर्स का समापन हुआ और यहाँ एक तरफ मजार है तो वहीं बगल में नकटी देवी मंदिर का स्थापित है और जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर न्यायालय के समक्ष फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगुजा पुलिस ने सालाना उर्स विशेष योगदान देकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखा। अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त की गई और साथ ही 5 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए थे और साथ ही हर दिन लगभग 10,000 से अधिक के जन सैलाब में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सालाना उर्स के आयोजन के अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किए गए थे और इस दौरान संदिग्ध गतिविधि वाले व्यक्तियों पर लगातार पैनी नजर रखी गई थी। सरगुजा पुलिस ने रुपए पैसे की मांग कर मारपीट करने के मामले में शामिल 2 आरोपियों को चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध की सख्त वैधानिक कार्रवाई की और साथ ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। झाबुआ के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाला एक युवक एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर अभद्र व्यवहार उसने किया और पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन न्याय के लिए पीड़िता अब भटक रही है और अब तक उसे कोई न्याय नहीं मिला। घटना के 4 दिन बीत गए हैं लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। साधना प्लस के साथ चर्चा में युवती ने बताया कि एफआईआर दर्ज किए 4 दिन से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा रही। दीदी ने 2021 से मेरे साथ शादी का बोल के उन्होंने इतने टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप रखा। बहुत बार मुझे मारा पीटा भी और 8 दिन पहले भी उन्होंने मारा है, जिस कारण से मैं पैर में चल नहीं पा रही हूँ। और 2 दिन पहले ये घटना हुई थी जब मैं उनके घर पर गई थी। उनके घर वालों ने मना कर दिया ये वो और उन्होंने भी साफ मना कर दिया। तो मैंने वहाँ पर अपने हाथ में ब्लेड से मेरा हाथ काट के आत्महत्या करने की कोशिश की और उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया। उनके पापा और इन लोगों ने मुझे घर के अंदर लॉक कर दिया और जब से मैंने एफआईआर करी है तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। पहले तो उन सब लोग फरार थे लेकिन अभी तो उनके घर पे सब हैं, लेकिन अभी तक अभिषेक चतुर्वेदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगली खबर कोंडा गांव से है, जहां कलेक्टर कुणाल दूधावत के निर्देशानुसार शाला त्यागी बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत अभियान प्रारंभ किया गया और इसके तहत युवा दे कोंडानार चैंप्स के स्वयं सेवक घर घर जाकर 6 से 18 वर्ष उम्र के शाला त्यागी बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके तहत स्वयंसेवक बच्चों के परिजनों से चर्चा करने के साथ बच्चों से भी चर्चा करते हुए शाला त्याग के कारणों का पता लगाकर उनका निराकरण कर बच्चों को अगले शिक्षण सत्र में स्कूलों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से चौंका देने वाला मामला सामने आया और बता दें कि शंकरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपाडीह खुर्द गांव में एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दीपाडीह गांव पहुंची और साथ ही जांच के दौरान
पुलिस को पता चला कि मृतक रतन अगरिया ओझाई माताई का काम करता था और साथ ही तभी रामदेव टोप्पो को शक हुआ कि रतन अगरिया ने उनके घर जादू टोना किया और इस दौरान रामदेव टोप्पो ने रतन अगरिया को अपने घर बुलाया और उसके गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। आज सुबह करीब 7-7:30 बजे सूचना मिला था कि एक व्यक्ति की रखन अगरिया की हत्या हो गई है करके मौके पर पुलिस जाकर तस्दीक की, घटना को सही पाया और रखन अगरिया का जो शव था वो रामदेव टोप्पो के घर के आंगन में था। मौके पर ही पतासाजी करने पर पता चला कि रखन अगरिया जो है झाड़ फूक का काम करता था। रामदेव टोप्पो योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार को 2 दिन पहले ही मायके भेज दिया और लड़के को अपने बड़े भाई के यहाँ सरगांव भेज दिया था और रात में कल शाम को बुलाकर अपने घर में ही रखा, खाना पीना खिलाया और जब रखन अगरिया सो गया था तब उसको तालिया से मारकर ताबड़तोड़ मार के हत्या कर दी। अगली खबर जबलपुर से है, जहां 10 वर्षीय बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ ही मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें मृतका 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो बेड़ा घाट जाने की जिद कर रही थी और जब उसे ले जाने से मना किया गया तो उसने घर के पर्दे से लटक कर जान दे दी। घटनाक्रम के बाद परिजन सदमे में है। वहीं इस सनसनीखेज वारदात के बाद धनवंतरी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुजा सिटी के रहने वाले अशोक भलावी की पुत्री तेजस्वनी उम्र 10 साल जो लिटिल वर्ल्ड में 5वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, अपने घर पर मां के साथ में स्टडी कर रही थी और भेड़ा घाट की जिद करने लगी कि भेड़ा घाट हमको घुमाने के लिए लेके चलो। मां ने मना किया। इसी बात से आहत होकर के अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर दरवाजे पे टंगे पर्दे से फांसी लगा ली है। अभी पीएम के लिए उनको लाया गया है और पीएम कराया जा रहा। प्रथम दृष्टया यही पाया जा रहा है कि मां के द्वारा डांटने पर तत्कालिक रूप से ये कदम बच्ची ने उठा लिया। महासमुंद जिले के बसना में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है और बता दें कि एनजीटी के गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर पंचायत बसना के तालाब किनारे बने 31 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और बता दें कि उन 31 मकानों में स्वयं नगर पंचायत बसना के अध्यक्ष गजेंद्र साहू का भी मकान है जिस पर बुलडोजर चलने वाला है। बताते चले कि नगर पंचायत बसना और राजस्व विभाग के निरीक्षण में ये पता चला था कि कुछ लोगों द्वारा तालाब किनारे अवैध अतिक्रमण कर दुकान और भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण तालाब में उसके जीव जंतु और बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही जिस पर नगर पंचायत बसना ने 31 कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया था। तो तालाब की भूमि माना जा रहा है, जबकि अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये तालाब के भूमि के अंतर्गत नहीं आता, ये रोड के किनारे में आता है और आज 30-35 साल से जो है यहाँ पर पूरे 29 से 30 दुकानें जो है यहाँ आकर के जो है अपना किसी भी तरह से व्यवसाय चला करके जीवन यापन किया जा रहा है और इसको बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए सीधा आकर के बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये शासन की कौन सी नीति है, कौन सा ये प्रावधान है कि इस तरह से बिना सूचना दिए और नगर पंचायत अध्यक्ष को बिना अनदेखा करते हुए जो है इस तरह से आकर के बुलडोजर चलाना, ये कहाँ की नीति है, कहाँ का ये प्रशासन का ये चाल है। देखिए ये जो तोड़ फोड़ हो रही है एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है। जिन्होंने तालाब पे अतिक्रमण किया हुआ था उसके आधार पर से इनको विधिवत नोटिस दिया गया था। उसके बाद अतिक्रमणकारियों को खाली करवाई कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नगर पंचायत के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका भी मकान जो है उनका भी चूंकि अतिक्रमणकारियों में उनका भी नाम है, उनको भी विधिवत लिस्ट दिया गया था
और उसके बाद खाली करना। तो 3 दिन के भीतर इनको 3 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था, एक जो अचानक बुलडोजर लेकर तो 3 दिन का ही दिया गया था उसमें, और इससे पहले ये 2017-18 में से इनको अतिक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इनको खाली करने के लिए पहले से ही बोला गया था। ये टूटा है सब नागर पंचायत का। कौन तोड़वाया है? नागर पंचायत। क्यों तोड़वा दिया? जमीन आबादी जमीन है तो अब कैसे करोगे? अब क्या करूँगी सर? आपका परिवार कैसे लालन पालन करोगे? मेरा परिवार तो मेरा आदमी नहीं है, मेरे 2 बच्चा है, विकलांग है, एक बच्ची, मैं उसको कैसे पालूंगी? मेरा किराया में चलता था, अब तो नहीं है मेरा कुछ। जब से भाजपा का शासन आया है, नया शासन, तब से हमारे ऊपर गाज गिरना चालू हो गया है। चाहे इस जगह के माध्यम से हो, चाहे जैसा भी हो, हम ये चाहते हैं बसना के जितने भी अवैध हैं सबके ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन